हेलो बच्चों, मैं निशांत मेहता स्वागत करता हूं आपका एसएस कोचिंग क्लासेस सांगोद में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा बेटा, आज हम एमसीक्यू की या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की। जैसा कि आपको पता है बेटा, बोर्ड क्लास में आपके सेक्शन ए में 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वही बच्चे कर पाते हैं जिनका कंसेप्ट अच्छा होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बुक से और कुछ बुक के बाहर से भी आ जाते हैं, पर कंसेप्ट बुक के ही होते हैं, थ्योरी बुक की ही होती है। आज हम ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर से आने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आज बाहर से नहीं जाए। अगर आज आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो ये मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, ये मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर का नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा एक भी नहीं छूटेगा। चलिए हम श्री गणेश करते हैं क्लास का। क्वेश्चन नंबर पहला बेटा, वो आपसे कह रहा है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या जो होती है, दशमलव संख्या, वही हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या जो होती है ना बेटा, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या वही हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ये परिभाषा होती है बेटा अपरिमेय संख्या की। तो इस परिभाषा पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। आप संख्या ए को देखिए, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। आप संख्या सी को अब बी और सी को देखिए। बी में आपको 2 पॉइंट के बाद 2, 3, 2, 4, 2, 5 ऐसी संख्याएं नज़र आ रही है। क्या ये आवर्ती हो रही है? क्या किसी अंक का रिपीट हो रहा है? क्या नहीं। तो ये हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, अतः यही हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या भी हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। जबकि जो अगर ऑप्शन सी पर चर्चा करें तो ऑप्शन सी पर 2.23 के ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब है कि संख्या 232323 बार बार रिपीट होगी। अतः जो ऑप्शन सी है वह अशांत आवर्ती है, न कि अनावर्ती। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। वो आपसे कह रहा है 12 और 15 का लसप। थोड़ा अगर आपको दिखने में दिक्कत है तो देखिए, 12 और 15 का लसप और मसप ज्ञात कीजिए। तो 12 और 15 का लस और मस तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। ये बहुत आसान प्रश्न है और इस टाइप के आसान प्रश्न तो सभी स्तर के बच्चे कर लेते हैं। तो चलिए हम फिर भी सीखते हैं। मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ बेटा, इसे थोड़ा साइड करते हैं। किसका हमें लस पूछना है? 12 और 15 का। तो सबसे पहले मैं 12 और 15 दोनों को हम पकड़ते हैं, है ना, और दोनों के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2, 6, 2, 3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अभाज्य गुणनखंड आते होंगे। और जो 15 के अभाज्य गुणनखंड है, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो आपको यहाँ 12 और 15 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं। ठीक है, हमें 12 और 15 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे लिख लेता हूँ। 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो मैं 2 की घात 2 गुणा 3 लिखूँगा। और जो 15 के अभाज्य गुणनखंड है उसमें 3 और 5 दोनों एक एक बार आ रहे हैं। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉमन है वो देखते हैं, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, जबकि एलसीएम में हम कॉमन नहीं देखते। जो भी संख्याएं हमें नज़र आ रही है, जो भी संख्याएं हमें नज़र आ रही है, एक सेकंड रुकना बेटा, जो भी संख्याएं हमें नज़र आ रही है हम उन्हें उठा लेते हैं। जैसे कि हमें 2 नज़र आ रहा है तो उठा लिया,
हमें 3 नज़र आ रहा है, उठा लिया। हमें 5 नज़र आ रहा है, उठा लिया। पर यहाँ पर 2 की घात 2 है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। हम देखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 5 हमारा आंसर आ जाएगा एलसीएम का। तो 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 12 पंजे 60 हो जाता है बेटा। तो आपका एचसीएफ आया 3 और आपका एलसीएम आया 4। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 3 और एलसीएम 60 आया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इसी के नीचे है। आपसे पूछा गया है कि संख्या 72। अच्छा, सॉरी, हम सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। हमने शायद क्वेश्चन छोड़ दिया यहाँ पर। हाँ, हमने क्वेश्चन छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया बेटा हमने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए बताइए। सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है वो है। अच्छा, √27 की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आप √27 को, वो पूछ रहा है न्यूनतम संख्या। ठीक है, एक सेकंड, ये न्यूनतम संख्या पूछ रहा है जिससे आप √27 को गुणा करेंगे। क्या करेंगे, √27 को गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो। तो पहली बात, अगर आप 3 को √27 से गुणा करेंगे तो आपको प्राकृत संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। √27 को 3 से गुणा करोगे तो आपको प्राकृत संख्या नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर आप √3 को प्राकृत संख्या से गुणा करेंगे, √3 को आप √27 से गुणा करेंगे तो आप देखिए क्या होगा। जब जैसे अंडर के अंदर, मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। √3 गुणा √27, ये दोनों अंडर अलग अलग है, इनको एक किया जा सकता है, 3 × 27, और इसको 27 से गुणा करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर के अंदर 81। कितना आएगा? 81, जो हमारा आंसर होता है 9। तो इसका हमारे पास आंसर आया 9। ठीक है, तो हमें प्राकृत संख्या मिली। अगर हम 9 को √27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राकृत संख्या नहीं मिलेगी भाई। ठीक है, और अगर हम 3 √3 को √27 से गुणा करेंगे तो हमें प्राकृत संख्या तो मिलेगी। क्या मिलेगी? प्राकृत संख्या मिलेगी, पर वो बड़ी हो जाएगी। तो उसने बोला है सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है, इससे भी प्राकृत संख्या मिलेगी, इससे भी मिलेगी, लेकिन छोटी ये है, न्यूनतम ये है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। वो हमसे कह रहा है संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम ज्ञात करना। तो संख्या 6 और 20 का एलसीएम, तो अब ये बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है बेटा। चलिए फिर भी 6 के अभाज्य गुणनखंड में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 गुणा 3 होते हैं, आपको निकालने आनी चाहिए। 20 के अभाज्य गुणनखंड बेटा क्या होते हैं? 2 गुणा 10 बचा, फिर 2 गुणा, फिर 5 बचा, 5। अब वो आपसे कह रहा है कि एलसीएम। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ बेटा, इसको हम 2 गुणा 2 को हम 2 की घात 2 लिख देते हैं। ठीक है, 2 की घात 2 लिख देते हैं, ये आगे 20 के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एलसीएम में क्या किया जाता है। एलसीएम में जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही है सबको उठा लो। 2 उठा लो, 3 दिख रहा है, वापस 2 दिख रहा है लेकिन एक ही बार उठाना है, 5 दिख रहा है, 5 को उठाओ। 2 की घात 1 दिख रही है, 2 की घात 2 है, कौन सी घात ली जाए? तो हम कहेंगे कि बड़ी घात 2 है तो 2 की घात हम 2 लेंगे, न कि 1। 4 4 तिया 12, 12 पंजे 60, आपका एलसीएम आ गया बेटा 60। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। चौथा क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटा अभी, है ना। चौथा क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। 5वां क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये रहा। इसमें ऑप्शंस नहीं है, आपको 72 और 120 का एचसीएफ निकालना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, है ना। ये और
यहाँ पे ये चारों ऑप्शन इसने गलत दे रखे हैं, हम इसका सही आंसर निकालेंगे बेटा, है ना। तो देखिए क्या करना है, वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। वो हमसे कहना चाह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1029 को भाग देने पर क्रमशः प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। क्या शेषफल बचता है बेटा? 5। यानी आप कोई संख्या है, वो संख्या से उस संख्या का भाग दे रहे हो आप 245 में और 5 शेषफल बच रहा है। इसका क्या मतलब है कि 245 में उसका भाग पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है। जैसे 27 है, आप इस उदाहरण से समझोगे। 27 में अगर मैं 5 का भाग दे रहा हूँ तो 2 शेषफल बचेगा, और अगर दो ही शेषफल बचता है, और अगर 2 शेषफल बच रहा है इसका मतलब 27 में 5 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है। लेकिन अगर 27 में से वो जो शेषफल 2 बच रहा है अगर मैं घटा दूं तो मुझे संख्या मिलेगी 25। इसका मतलब 25 में भाग 5 का पूरी पूरी बार जाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर 245 में किसी संख्या से भाग देने पर 5 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब 240 में भाग उस संख्या का भाग पूरी पूरी बार जा रहा होगा। इसी प्रकार अगर 1029 में किसी संख्या से भाग देने पर 5 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब 1024 में उस संख्या का भाग पूरी पूरी बार जा रहा होगा। समझ आई बात? 1024 में उस संख्या का भाग पूरी पूरी बार जा रहा होगा। ठीक है, ये तो हो गया बात। अब इसके अलावा वो कह रहा है आपसे वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब क्वेश्चन क्या हो गया देखना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 240 और 1024 को भाग देने पर 0 शेषफल बचता हो, यानी पूरी पूरी बार भाग जाता हो। और बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? एचसीएफ पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? एचसीएफ। अगर आपने एचसीएफ पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करती हो, विभाजित करती हो, क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। ऐसा हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं भाई, है ना। तो जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उन्हें पता है कि ये एचसीएफ की ही परिभाषा है, ये हमसे एचसीएफ ही पूछना चाहता है। तो अब हमारा फाइनली आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा आंसर, उसने ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा तो वो इनडायरेक्टली हमसे पूछना चाह रहा है कि बताओ भैया 240 और 1024 का एचसीएफ कितना है। ठीक है, 240 और 1024 का एचसीएफ कितना है। मैं इधर थोड़ा बड़ा पेज ले लेता हूँ भाई, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 240 कितना था, 200, हाँ 240 और 1024। ठीक है बेटा, 240 और 1024, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसे थोड़ा ऊपर करता हूँ, जगह मुझे चाहिए होगी। तो चलिए, चलिए 240, 2 का भाग दिया कितना आया? 120 आया बेटा। फिर इसमें 2 का भाग दिया कितना आया? 60 आया। फिर 2 का भाग दिया कितना आया? 30 आया। फिर 2 का भाग दिया कितना आया? 15 आया। फिर क्या करेंगे हम, इसे थोड़ा जगह चाहिए हमें तो इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, फिर किसका भाग देंगे भाई? 3 का भाग देंगे। किसका देंगे? 3 का। तो कितना आएगा? 5। फिर 5 का देंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, और 1024 का क्या किया जाए भाई? 1024 के भी अभाज्य गुणनखंड किए जाए। ये 1024, ठीक है। 2 का जाएगा कितना आएगा? 1024 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 1 सेकंड, ब्राइटनेस कम होगी शायद, नहीं, ये आएगा आपका 512। फिर 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 256। फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा? 128। और फिर 128 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 64 आएगा बेटा। फिर 64 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? मैं इधर लिख देता हूँ, 64 में 32 आएगा। फिर 32 में 2 का भाग दोगे तो 16, 16 में 2 का दोगे तो 8, 8 में 2 का दोगे तो 4, 4 में 2 का दोगे तो 2, और 2 में 2 का दोगे तो 1। ठीक है, ऐसे आएगा। तो अब हम इनके अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेते हैं बेटा, है ना। पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए
अब आपको स्पष्ट नज़र भी आ रहा होगा, इसे भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जगह बच जाए बेटा, है ना। जगह की बहुत कीमत है भैया जीवन में, ठीक है। अब देखिए 240 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 कितनी बार आ रहा है, देखिए 4 बार, 2 की पावर 4 और गुणा 3 गुणा 5। अच्छा और 1024 के अभाज्य गुणनखंडों का क्या, 1024 के अभाज्य गुणनखंडों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आ रहा है भैया, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। तो अब हमें HCF निकालना है, तो HCF क्या हो जाएगा बेटा, जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन 2 की पावर 4 कॉमन है जो कि हमारा होता है 16। कितना होता है बेटा, 16। तो हमारा HCF आ जाएगा 16। लेकिन आप देखोगे कि आंसर में आपको 16 नज़र नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो इसका मतलब ये चारों ऑप्शन गलत है बेटा। यहाँ कहीं भी एक जगह आप ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए और क्या कर लीजिए, 16 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 16, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपको कहीं दिखेगा नहीं कि आपने ऐसा कहीं पढ़ा है, पर आपको थोड़ी सी अगर आप अक्ल लगाओ तो आपको ये क्वेश्चन आराम से सरल हो जाएगा। वो आपसे कह रहा है कि संख्या n² - 1, n की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, 8 से विभाजित होती है, तो n क्या है, हाँ, तो n है 1, क्या प्राकृत संख्या है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है कि पूर्णांक है। तो आप जब इसमें रखते हो, देखो मैं तो रखता हूँ भाई, अगर आप इसमें प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं, अगर आप इसमें n की जगह, अगर आप इसमें, रुक जाइए, आप इसमें n की जगह 1 रखो या फिर 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर -1 आएगा, तो वो तो आएगा 0। क्या 0 8 से विभाजित होता है, तो आप कहोगे बिल्कुल होता है। आप n की जगह 2 रखो, क्या है, हम प्राकृत संख्याएं रख रहे हैं, तो 1 के बाद जो अगली प्राकृत संख्या है वो 2 है, तो जैसे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 -1 कितना आया, 3 आया। इसका मतलब अब ये 3 तो 8 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब n प्राकृत संख्या तो नहीं है, आपको ऐसे चेक करना है, ठीक है। तो यानी पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत, ठीक। अब हम सम संख्या के लिए चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, n की जगह 2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 2, सम संख्या 2 है तो मैंने 2 ले लिया। 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 -1 आया 3। क्या 3 8 से भाज्य, क्या 8 से विभाजित होता है, क्या नहीं होता है। इसका मतलब हमारी सम संख्याएं भी नहीं होगी भाई, समझ आएगी बात। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास विषम संख्या और पूर्णांक बच रहे हैं, तो अब देखो हम क्या करते हैं, 1 रख के देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1 0, 0 तो 8 से विभाजित होता है। फिर हम अगली विषम संख्या रखनी है हमें, तो 3 आती है अगली विषम संख्या, तो 3 रख के देखते हैं, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया तो 8, 8 8 से विभाजित होता है भाई, सही है। 5 रख के देखते हैं, 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर 25 -1 24 आता है, तो 24 भी 8 से विभाजित है, वेरी गुड। 7 रख के देखते हैं विषम संख्या, 7 का स्क्वायर -1, तो ये आता है बेटा 49, ये आता है आपका 49 -1 48, तो 48 भी 8 से विभाजित है। अतः हमारा सभी के लिए आगे भी हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर आपके एग्ज़ाम में आया तो बेटा आपके तोते उड़ा देगा, क्या उड़ा देगा, तोते। चलिए अब मैं आपको तोते उड़वाता हूँ। ये रहे आपके तोते, ये तोते, ये लो, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपसे वो पूछना चाह रहा है कि आप
आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आता है, केवल यही पर्याप्त नहीं है बेटा, आपको एचसीएफ और एलसीएम का मतलब समझ में आना चाहिए। अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन एचसीएफ का है या एलसीएम का है। वो कह रहा है 2 तार, एक 12 मीटर का है और एक 16 मीटर का है। ठीक है, 2 तार, एक 12 मीटर लंबाई का, एक 16 मीटर लंबाई का है। तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है यानी कि तारों को छोटा करना है ना, काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी? अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी। तो अधिकतम लंबाई का क्या मतलब होता है? आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, हमने उसमें भी बात करी थी। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करती हो? विभाजित करती हो। तो 12 और 16 का एचसीएफ ज्ञात करना है, आपको इतना समझ में आना चाहिए। तो हम 12 और 15 का एचसीएफ ज्ञात करना है, हमें ये क्वेश्चन पढ़ के मतलब समझ आना चाहिए क्वेश्चन का। फिर 12 और 16 का एचसीएफ ज्ञात करना तो बड़ा आसान है। चलिए करते हैं, 12 और 16 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। थोड़ा जगह ले लेते हैं बेटा, है ना। ये 12, ये अब तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। मेन तो यही था कि इसे समझना था कि एचसीएफ पूछना चाह रहा है कि एलसीएम पूछना चाह रहा है। ये 2 का भाग दिया 6, 2 का दिया 3, ठीक है, 3 का दिया 1। ऐसे बच्चों की तरह समझ लो आप। 12 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 हो गए। 16 के क्या होंगे? 2 की घात 4 होंगे भाई। भले ये देख लो, आप आराम से देख लेते हैं। सॉरी, 2 2 1। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 4। यहाँ पे हमें कॉमन देखना होता है बेटा। क्या देखना होता है? कॉमन। कॉमन 2 आ रहा है, लेकिन बात एचसीएफ की है तो छोटी घात ली जाएगी। अब 2 की कौन सी घात छोटी है? 2 की घात 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो हमारा एचसीएफ का आंसर हो गया बेटा कितना? 4। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है भाई इस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर बोल देता हूँ, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में दिक्कत है किसी भी बच्चे को, तो वो पहले ये चीज़ नोट कर लें भाई। मैं एक चीज़ उन्हें नोट करवा देता हूँ, क्योंकि फिर मुझसे रहा नहीं जाता, देखो, है ना। एक चीज़ इधर नोट करवा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। वो नोट कुछ इस प्रकार है भाई, कि जो एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बेटा। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी हिंदी में अगर हम बात करें, हाईएस्ट का मतलब तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो क्वेश्चन में वो सबसे बड़ा बोलते ही आप समझ जाया करो। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और इसका मतलब फैक्टर का मतलब गुणनखंड, गुणनखंड। तो जहाँ ये शब्द काम में आ रहा हो ना बेटा, तो वहाँ आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा गुणनखंड आपको। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। बाकी मैं एचसीएफ की डेफिनेशन भी लिखाता हूँ पूरी हिंदी में। तो देखो यहाँ उसने क्या कहा है, तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम, अधिकतम का मतलब वही सबसे बड़ा, सबसे बड़ी लंबाई ज्ञात करनी है, अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है भाई। देखो क्या कह रहा है आपसे, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? देखो ये आपको ये 9th में पढ़ा था आपने, कि कोई भी परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ें। देखो मैं बताता हूँ, कोई भी एक परिमेय संख्या है, मैं थोड़ा है ना आपको इधर बताता हूँ, है ना, एक नोट समझाता हूँ। नोट कि कोई भी आपके परिमेय संख्या हो, और उस परिमेय संख्या, और एक तो हो परिमेय संख्या, और एक हो आपकी कौन सी संख्या? एक हो आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है,
इनके बीच में आप कुछ भी लगाओ, इनके बीच में आप इनको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, चाहे भाग करो, इनमें से कुछ भी करो, हमेशा आपको अपरिमेय संख्या ही मिलती है। समझ आया बेटा? ये बात ध्यान रखोगे। देखो अगर ये नोट समझ में आया तो हम चलते हैं आगे, है ना। पहले ये मैं आपको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मुझे नोट थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है भाई, है ना। अगर ये नोट आपको समझ आता है तो आप चलो ये लीजिए, ये लीजिए भाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला है √2, ये तो अपरिमेय है, ये हमने चैप्टर फर्स्ट में सिद्ध भी किया है, √2 अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए 7 तो एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का एक गुणा दे रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अपरिमेय। और यहाँ पर देखिए 7 फिर परिमेय संख्या है, √5 फिर अपरिमेय, लेकिन इन्हें जोड़ रखा है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो अपरिमेय होगा, यानी ये भी अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि सारी की सारी संख्याएं जो है अपरिमेय है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये हम कि 468 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूपों में व्यक्त कीजिए। तो अगर आपको आता है, वैसे अगर नहीं आता है तो मैं करवा ही देता हूँ, चलो करवा ही देते हैं भाई। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उनके लिए तो ये बड़ी टॉप वाली बात है भाई। एक सेकंड, बॉसों की तो इसी में चिड़िया उड़ जाती है। 468 468 लीजिए भाई, ये 468। ठीक है बेटा, सबसे पहले भाग देंगे 2 का, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर 2 का 1 1 7। ठीक है, फिर 117 में 3, देखो यहाँ डिजिट को जोड़ो, 1 1 1 कितना हुआ? 1 + 1 2 2 + 7 9 हो गया। 117 के प्रत्येक अंकों को जोड़ा तो 9 हो गया। तो 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 117 में भी 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई? तो 3 तिया 9, बचा 2, 9 तिया 27। 39 में भी हम जानते हैं कि किसका भाग जाता है बेटा? 3 का भाग जाता है। किसका भाग जाता है? 3 का। तो मैं 39 में भी भाग दे रहा हूँ किसका? 39 में भी 3 का भाग दे रहे हैं भाई। कितनी बार? 13 बार। 13 में 13 का जाएगा 1 बार। तो हमारे भाज्य गुणन आगे 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 13। देखिए ये कहाँ पर है भाई? देखते हैं आंसर। पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, 13 एक ही बार आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा आपको एक बार पूरा व्यू दिखा देता हूँ मैं। ये लीजिए, इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ भाई, ताकि आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब आपको थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा। अब आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आपसे पूछा है कि n एक प्राकृत संख्या है, तो 6 की पावर n और -5 की पावर n में इकाई का अंक होगा। अच्छा आप जानते हो सारे बच्चे, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 128, तो बताइए इकाई का अंक कौन हो गया? 8 हो गया। एक संख्या लिखी 25, तो बताइए इकाई का अंक क्या हो गया? 5 हो गया। तो आप इकाई का अंक तो जानते हैं। अब वो कह रहा है प्राकृत संख्या है, इकाई का अंक क्या होगा? तो कोई बात नहीं, हमें नहीं आता ये करना, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि तो आप लगा सकते हो ना बेटा। कैसे? देखो ध्यान से कि 6 की पावर n और 5 की पावर n लिखना प्राकृत संख्या ये n की जगह, तो n की जगह प्राकृत संख्या रख के देख लो। n की जगह प्राकृत संख्या है तो मैं 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ। तो पहले मैं 1 रखता हूँ। 6 की पावर 1 -5 की पावर 1 कितना आया? 6 - 5 1 आया, यानी इकाई का अंक 1 ही है। अगर 2 रख के देखता हूँ, 6 का स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 रख दिया n की जगह, -5 के ऊपर भी कितना रख दो? 2। तो ये 36 - 25 कितना आया? 11। फिर से इकाई का अंक कौन आया? 1 आया। ठीक है, हम ऐसे आगे 1 2 के लिए और चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, पर अगर एग्ज़ाम में आ गया ना, तो मैंने कहा ना एग्ज़ाम में आ गया तो क्या होगा भाई? बोले सर तोते उड़ जाएंगे। क्या होगा? तोते उड़ जाएंगे, है ना।
तो ध्यान देना बेटा। अब देखो 3 रख के देख लो, 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3, तो मैं कह रहा हूँ 6 की पावर 3 216 होती है बेटा। 5 की पावर 3 कितना होता है? 200, बोलो कितना होता है? 225 नहीं, 125 होता है बेटा। 125, सॉरी सॉरी सॉरी, 125 होता है बेटा। आप घटाओगे, गया 1, 11 में से 2 गए 9, 191, फिर इकाई का अंक 1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 210 और 55 का महत्तम समापवर्ती HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे बताइए जरा। वही बड़ा आसान है, चलो 210 और 55। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 210 और यहाँ लिखता हूँ 55। HCF ज्ञात करना अब मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। 2 जाएगा कितनी बार? 105 बार। 105 में 3 का जाता है बेटा, 3 तिया 9 बचा 1, 5 तिया 15, फिर 5 का जा रहा है, 5 सत्ते 35, फिर 7 का जा रहा है 1 बार। ठीक है, ऐसे 55 के जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें सबसे पहले 5 का जाएगा 11 बार, 11 बार, फिर 11 का जाएगा 1 बार। तो क्या हो जाएगा? 55 का 5 गुणा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 210 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और हम 55 के लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड कितने? 5 गुणा 11। तो अभी अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से, इन अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं भाई? इन अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से हम HCF LCM ज्ञात कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे HCF पूछा गया है। तो HCF जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन है बताइएगा? दोनों में कॉमन 5 है भाई। क्या है? 5। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बेटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसे थोड़ा मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसे मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार कर देता हूँ बेटा, थोड़ा बड़ा और थोड़ा इसके पास। ठीक है, अब थोड़ा आपको है ना अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ा आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक, अब हम 12 के बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं, है ना। हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। रुको।